अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हॉट कुक्ड योजना का किया शुभारंभ। बोले ये योजना से यूपी के 80 लाख बच्चों को जोड़ा गया। बच्चों को पोषण आहार पर विशेष फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए बड़े फेरबदल की तैयारी में बीजेपी। तैयार किया जा रहा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। 75 पार वालों का कटेगा टिकट। लखनऊ में आईएसआई एजेंट वसीउल्लाह खान को 5 दिन की पुलिस रिमांड। क्रिप्टो करेंसी के जरिए करता था फंडिंग। 2 साल से कर रहा था आईएसआई के लिए फंड ट्रांसफर। झांसी में वकील को मारी गोली। उधारी मांगने पर हुआ हमला। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 का मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम योगी ने 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाई जाने वाली हॉट कुक्ड योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही सीएम ने 403 करोड़ की लागत से 35 जिलों के 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस योजना से यूपी के 80 लाख बच्चों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मिशन कायाकल्प से बच्चों में सुधार देखा जा रहा है। यूपी में बच्चों के पोषाहार पर ध्यान दिया जाएगा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान इन कार्यक्रमों का शिलान्यास किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मेनू के आधार पर अलग अलग दिन परोसने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग को और सभी सहयोगी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े में बेसिक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है, नगर विकास है, पंचायती राज है, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का आज यहां पे शिलान्यास होने जा रहा है। अभी शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, पार्टी के मौजूदा सांसदों की रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट कार्ड के पहले दौर का सर्वेक्षण काम पूरा हुआ है। ब्रज क्षेत्र में कई सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। 75 की उम्र का फॉर्मूला लागू किया गया है। आपको बता दें, 75 की उम्र का अगर फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कई नाम कटेंगे। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की उम्र 75 पार पहुंची है। इसी के साथ हाथरस, आगरा में भी किया जा सकता है फेरबदल। अलीगढ़ के सांसद में भी किया जा सकता है बदलाव। इसी के साथ बदायूं सांसद संघमिया मौर्य को भी लेकर चल रही हैं चर्चाएं। वरुण गांधी के बयानों के चलते बीजेपी कर सकती है बदलाव। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। काफी सारे नियम बनाए गए हैं और 75 पार का फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है और यहाँ पर एक जीत दर्ज करना चाहती है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर भी पुनः काबिज होना है जो सीटें उसके पास हैं। इसके अलावा जो अन्य दलों के पास सीटें हैं उस पर भी पैनी नजर भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का सर्वे कराया था। ये सर्वे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों यानी कि अवध, ब्रज, पश्चिमांचल, पूर्वांचल में भी हुआ था। अब इसमें जो रिपोर्ट कार्ड के सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ, इसमें ब्रज क्षेत्र के कई सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। जिस सर्वे में ये पता चला है कि इन्होंने अपनी जनता के बीच में समय कम दिया है, जनता के बीच नहीं रहते थे, काफी तमाम शिकायतें थी। इसमें अलीगढ़ के भी सांसद हैं जिनको बदला जा सकता है और बदायूं से सांसद
हैं संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और अलीगढ़ से जो सांसद हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं। वरुण गांधी अपने बयानों को लेकर के लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीलीभीत से अब एक नया चेहरा बीजेपी मैदान में उतारेगी। इसके लिए जो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं संजय गंगवार, उनका नाम तेजी से चल रहा है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। जी पुनीत, जिस तरह से हम जानते हैं 75 पार का जो फॉर्मूला है उसको अगर ध्यान दिया जाए तो जिस तरह से हमने हेमा मालिनी का जिक्र करा और इसी तरह से कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं जिनका लगातार पार्टी को फायदा मिलता आ रहा है, और अगर उनका टिकट काट दिया जाता है 75 पार फॉर्मूले पर अमल करते हुए, तो क्या लगता है ये पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा या फायदे का सबब होगा? देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की एक ऐसी इकलौती पार्टी है जहां विरोध तो होते हैं लेकिन बगावत नहीं होती। ऐसे में पार्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी प्रबल है, और यूपी में विशेष तौर से जिनका टिकट कटेगा, हालांकि हो सकता है कि नाराजगी उनको जरूर हो, लेकिन बगावत के सुर अपनाना अभी तक ऐसा कोई नजरिया सामने नहीं आता है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो फॉर्मूला उन्होंने तय किया है उसको वो यूपी में भी लागू करेगी, और 75 पार के जितने भी एमपी हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर 2024 के चुनाव की जब घोषणा होगी और जिस तरीके से सीट की स्थितियां रहेंगी, पार्टियां उस हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव भी करती हैं। अगर किसी पार्टी पर किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका जो मौजूदा उम्मीदवार है, मौजूदा सांसद है, वो मजबूत है, तो जाहिर तौर पर पार्टी इसमें बदलाव भी कर सकती है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि इससे बीजेपी को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने अगर किसी का टिकट काटना है तो उसका जो अपोजिट पार्ट है, यानी कि उनके अगेंस्ट में कौन लड़ेगा या कौन उनकी जगह पर लड़ेगा, उसकी भी पूरी तैयारी कर रखी है। जी बिल्कुल पुनीत, तो माना जा सकता है कि जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें नाराजगी हो सकती है लेकिन बगावत नहीं हो सकती। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में ये जो रिवाज है भारतीय जनता पार्टी में कायम रहता है या नहीं। बने रहिएगा पुनीत हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां पर पुलिस रिमांड पर लिए गए आईएसआई एजेंट वसीउल्ला खान 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिए गए हैं। आपको बताते हैं एजेंट वसीउल्ला खान क्रिप्टो करेंसी के जरिए वसीउल्ला खान फंडिंग करता था। एक वर्ष में वसीउल्ला के बैंक अकाउंट में 70 लाख का ट्रांजैक्शन देखा गया है। वसीउल्ला खान 2 साल से आईएसआई के लिए फंड ट्रांसफर का काम कर रहा था। तो आईएसआई की बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है वसीउल्ला को रिमांड पर लिया जा चुका है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है एजेंट वसीउल्ला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, वसीउल्ला को आईएसआई एजेंट के रूप में गिरफ्तार किया गया है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, एटीएस की टीम ने वसीउल्ला को लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से गिरफ्तार किया था, और इस पर आरोप था कि आईएसआई के जो हैंडलर के कहने पर वसीउल्ला एजेंटों को पैसा ट्रांसफर करता था। लगभग 70 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ, और सबसे बड़ी बात कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए वसीउल्ला खान आईएसआई के लिए फंडिंग कर रहा था। और राजधानी लखनऊ का जो गोमती नगर इलाका है, कहा जाता है कि पिछले 2 साल में लाखों करोड़ों की ठगी हुई है। यहाँ पे कई कंपनियां खुली, और कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां इन लोगों के निशाने पर रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और लोगों को क्रिप्टो में फायदा होने के नाम पर मोटा इन्वेस्टमेंट कराने वालों के ऊपर कार्रवाई करी जाए। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे लोग जो वसीउल्ला जैसे लोग हैं, इनके निशाने पर ऐसी कंपनियां रहती हैं, और क्रिप्टो के माध्यम से अब पुलिस ये पता करने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये पैसा क्रिप्टो कैसे लेता था और कैसे उनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा करके जो हैंडलर हैं उनको पैसा देता था। जी बिल्कुल पुनीत, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां पर होमगार्ड विभाग में 4.24 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बताते हैं होमगार्ड जवानों की डबल ड्यूटी लगाकर किया गया है घोटाला। दोषी पाए गए बीओ सुरेश सिंह समेत अन्य की जांच होगी। आपको बताते हैं अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। डीजी होमगार्ड ने पुलिस कमिश्नर को गैंगस्टर के लिए पत्र लिखा है। मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में दर्ज कराई गई थी एफआईआर। तो होमगार्ड विभाग में 4.24 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जांच के घेरे में हैं। लगातार मामले में कार्रवाई जारी है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, होमगार्ड विभाग में करोड़ों का जो घोटाला सामने आया है उसमें कई अधिकारी और कर्मचारी सवालों के घेरे में हैं। देखिए, ऐसा साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। लगभग 4 करोड़ 24 लाख रुपए का ये घोटाला है और इसमें बीओ सुरेश सिंह सहित अन्य कई अधिकारियों पर जांच चल रही है। अवैध रूप से कमाई गई इनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। डीजी होमगार्ड ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को गैंगस्टर के लिए भी पत्र लिखा है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो बीओ सुरेश सिंह है और इनके साथ में अन्य अधिकारी हैं वो दोषी पाए गए हैं। पूरा घोटाला इस तरीके का था कि होम गार्ड जवानों की डबल ड्यूटी लगा करके उसका जो वेतन है वो निकालते थे और उसको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जब इस घोटाले का खुलासा हुआ है तो अब इन पर गाज गिरना पूरी तरीके से तय है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जी बिल्कुल पुनीत, तो जिस तरह से लगातार घोटाले की परतें खुलती चली जा रही हैं, पूरा घोटाला जिस तरह से आपने बताया डबल ड्यूटी लगाकर होमगार्ड की और उस राशि को कहीं ना कहीं लिया जाता था, उसका घोटाला किया जाता था, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने बताया क्या कुछ अब तक कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, सीधे तौर पर एफआईआर होने के बाद में डीजी होमगार्ड ने जब दोष सिद्ध हो गया और 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, डीजी होमगार्ड ने पुलिस कमिश्नर को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के लिए भी पत्र लिखा है और साथ ही अवैध रूप से कमाई गई इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए भी पुलिस कमिश्नर लखनऊ को पत्र लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ पुलिस इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई करती है, लेकिन ये तय है कि बीओ सुरेश सिंह सहित कई अन्य लोग जो जांच के घेरे में है, अवैध रूप से कमाई गई इनकी संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा और जाहिर तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, तो अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा और अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। धन्यवाद पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां पर गृह क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 175 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। योजना के भूखंडों व फ्लैट्स की ई लॉटरी भी होगी। खोराबारा टाउनशिप और मेडिसिटी योजना में ई लॉटरी होगी। आपको बता दें सीएम के हाथों 5 आवंटियों को आवंटन पत्र वितरित किया जाएगा। उपस्थित लोगों को संबंधित विभाग द्वारा पत्र दिए जाएंगे। तो गृह क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। योजना के भूखंडों व फ्लैट्स की ई लॉटरी होगी। खोराबारा टाउनशिप और मेडिसिटी योजना में ई लॉटरी होगी। सीएम के हाथों 5 आवंटियों पर पत्र वितरित किए जाएंगे। रुख करते हैं पीलीभीत से आ रही खबर का, जहां पर ट्रक ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। आपको बता दें 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। न्यूरिया इलाके के जनकपुरी चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी। 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवारों को ट्रक ने टक्कर मार दी। 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। न्यूरिया इलाके के जनकपुरी चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रक ने 3 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, पीलीभीत में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बता दूं कि तेज रफ्तार ट्रक ने जो है बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की जो दर्दनाक मौत हो जाती है और तीनों की जो शिनाख्त है वो न्यूरिया इलाके के स्थानीय केंद्र के जो है लोग पाए गए हैं। तो इसमें पुलिस ने जो है को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमें बता रहे थे कि हादसा हो गया, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बने रहिएगा विनय हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
रुख करते हैं औरैया से आ रही खबर का, जहां पर आरक्षी रतन सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बता दें, ड्यूटी करके घर लौटते समय जानवर से बाइक टकरा गई। पीछे से आ रहे ट्रक का पहिया सिर पर चढ़ गया, जिससे मौत हो गई। अजीतमल कोतवाली में तैनात था आरक्षी रतन सिंह। बाइक पर पीछे बैठे साथी सिपाही को भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरक्षी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। औरैया सदर कोतवाली के भावपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर जानवर वाहन के सामने आ गया, जिससे आरक्षी की बाइक डिसबैलेंस होकर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने भी टक्कर मार दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, जिस तरह का मामला औरैया में सामने आ रहा है कि आरक्षी अपनी बाइक से जा रहा था, इसी बीच वाहन के सामने कोई जानवर आ गया और तभी पीछे से ट्रक ने भी टक्कर मार दी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरक्षी जो है अपने सिपाही के साथ में जो है बाइक से जा रहा था और अचानक जो है मोड़ पे उसकी गाड़ी जो है ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें उसकी जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। और जो पीछे बैठा सिपाही था उसको जो है गंभीरावस्था में घायल हो जाता है। राहगीर जो है उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराते हैं, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देख करके जो जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमें बता रहे थे कि आरक्षी रतन सिंह सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। उनकी गाड़ी किसी जानवर के कारण टकरा कर गिर गई, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने भी टक्कर मार दी। खबर रायबरेली से है, जहां पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा और बेरहमी से पीटते हुए वीडियो भी बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। आपको बता दें, पीड़ित अभिकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और दर्ज कराने की तहरीर पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिघिया चौकी का बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है पूरे मामले में सीओ का। मोहित कुमार जी हैं, तो इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है कि इनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है और इनके पैसे छीनने की बात बताई गई है। इसके संबंध में प्रभारी मिल एरिया से बात हुई, उनके द्वारा जांच करके और जो भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, दबंगों की मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस प्रशासन ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्या कुछ अपडेट है खबर पे? तो दबंगों की मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन काफी सख्त है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं दबंगों में पुलिस का भय आज भी कम है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़ा करती ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर दबंग युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। रायबरेली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मामले में जांच की शुरुआत कर दी है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिघिया चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। रायबरेली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, रायबरेली से जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, दबंग युवक को पीटते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रायबरेली में ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि दैनिक अखबार का ये बांटने वाला हैकर है और इसको जो है कुछ दबंग लोग जो है मार रहे हैं और किस वजह क्या थी, लेकिन ये वजह नहीं पता चल पाई है। लेकिन सीसी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसका वीडियो भी वायरल जो है हो रहा है और इसको जो है पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है जल्द ही जो है आरोपियों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
रुख करते हैं ललितपुर का, जहां पर अवैध 94 कॉलोनाइजरों 600 भवन स्वामियों को नोटिस विनियमित क्षेत्र में दिए गए हैं। सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें राजघाट रोड सिग्नल के पास अवैध प्लानिंग और प्लॉटिंग की भरमार है। आपको बता दें सिद्धनपुरा में से बुढ़वार रोड पर अवैध प्लॉटिंग का चल रहा था धंधा। राजस्व विभाग को लगा रहे थे करोड़ों का चूना। अवैध प्लॉटिंग पर विभाग ने ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, अवैध कॉलोनी बनाने का और निर्माण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ललितपुर में जो है अवैध भवनों का निर्माण कार्य तेजी चल रहा है और जिसमें लगभग 600 भवन स्वामियों को जो नोटिस भी जारी कर दी गई है, क्योंकि जो है राजस्व विभाग को जो है लाखों रुपए का चूना भी लग रहा था। और इसके मद्देनजर जो है अधिकारियों ने जो सर्वे रिपोर्ट तैयार करके जो है 94 लोगों के खिलाफ अवैध पाया है और 600 लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दी गई और जल्द ही जो 94 लोग हैं उनके खिलाफ जो है बुलडोजर चलने की कार्रवाई भी यहाँ प्रशासन करेगा। धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमें बता रहे थे कि बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जारी था। राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लगाने की तैयारी थी। खबर झांसी से है, जहां पर जूनियर वकील देवेंद्र यादव को गोली मारी गई है। आपको बता दें पुलिस ने घायल वकील को अस्पताल में भर्ती करवाया। हमलावरों ने 10 से 12 लाख रुपए उधार दिए थे। पीड़ित के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जूनियर वकील देवेंद्र यादव को गोली मारी गई है। जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जूनियर डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, जूनियर डॉक्टर के साथ गोलीबारी की गई और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ पैसे के लेन देन का मामला था, ये क्या है पूरा मामला? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये थाना प्रेमनगर के हसारी चौकी की ये घटना है, जिसमें देवेंद्र यादव नाम का जो युवक है, जो पेशे से जूनियर वकील है, जब वह अपने दोस्त से मिलकर अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे घेर कर गोली मार दी। गोली उसके दाहिने हाथ में लगी थी। परिजनों ने उसके इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया था, जहां उसका अभी भी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों से लेन देन था जूनियर वकील का, जो लगभग 10 से 12 लाख रुपए का था। वहीं हम एसपी सिटी ज्ञानंद कुमार सिंह से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो घायल जूनियर वकील है उसके द्वारा पहले भी 2 बार इस प्रकार की गोली चलने की घटना की सूचना दी जा चुकी है। प्रथम दृष्टया ये सारी घटना क्रिएटिव लग रही है और पुलिस टेक्निकल एविडेंस सारे साक्ष्य एकत्रित कर रही है और जल्दी जो आरोपी है उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और उसी के अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद हेमंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जारी किए हैं निर्देश। सभी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए गए हैं। टॉप 10 अपराधियों के दोष सिद्ध कराए जाएं, ऐसा कहना है संजय प्रसाद का। शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जाए, अदालतों में कड़ी पैरवी करी जाए। 46 जिलों में स्थित संतोषजनक नहीं है। दोष सिद्धि अभियान में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके बाद लगातार मामले में कार्रवाई सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें ऐसे जिलों में तत्काल सुधार अपेक्षित है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने आदेश जारी किए हैं जो कि काफी सख्त हैं। उनके अनुसार अपराधियों पर सख्ती की जाए, जल्द से जल्द पैरवी करवाई जाए। जी बिल्कुल, बता दूं कि आईएएस संजय प्रसाद का जो आदेश जारी हुआ वह काफी महंग और काफी अहम भी माना जा रहा है और इसके तहत उनका यह निर्देश है कि सभी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर टॉप 10 अधिकारियों को दोष सिद्ध कराएं, यानी अदालत में पैरवी कर उनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द सजा दिलाए। हालांकि इससे पहले भी ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार
अपराधियों को जो जेल में बंद है अपराधी उनको सजा भी दिलाई जा रही है। और इसमें जो है सुल्तानपुर, लखनऊ समेत कई ऐसे जिले हैं जो काफी अच्छा काम कर चुके हैं, ऑपरेशन कंडीशन के तहत लगातार सजा भी दिला रहे हैं। हालांकि 46 जिलों की जो स्थिति है वो काफी संतोषजनक नहीं है। तो ऐसे में जो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो जिले जो है ऑपरेशन कंडीशन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और वह अपनी जिलों में तत्काल सुधार भी कराए। इसका सिर्फ यही मकसद है कि अपराधी को जितनी जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी उतने में ही वो अपराध नियंत्रण है, अपराध नियंत्रण कानून चलाया जा रहा है, तमाम तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उससे आम जनता में राहत महसूस होगी और सुरक्षा की भावना होगी। जी धन्यवाद आशिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।